नरेश जी सुबह को बाहर से घूम कर आए तो देखा कि उनकी श्रीमती नीना जी खुशी खुशी घर के सारे काम कर रही हैं। आज सुबह से ही नीना जी के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वैसे इन दिनों नीना जी कुछ ज्यादा ही खुश रहने लगी थी। नरेश जी को अंदाजा था कि नीना जी क्यों इतनी खुश हैं। नरेश जी के आते ही नीना जी ने उनके लिए नाश्ता लगा दिया और अपने लिए भी नाश्ता ले आई। दोनों साथ साथ नाश्ता करने लगे। नाश्ता करते हुए नरेश जी नीना जी के चेहरे को गौर से देख रहे थे। उनकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। रोजाना उदास रहने वाले चेहरे पर आजकल कुछ खुशी की लहरें दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपने घर की घरेलू सहायिका जानकी को चाय लाने के लिए कहा और आज उनकी चहकती आवाज सुनकर नरेश जी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। सुनते हो जी, इस बार की दिवाली बहुत खास होने वाली है क्योंकि बेटा बहू भी आएंगे और बेटी दामाद भी। क्यों नहीं सुनूंगा। पिछले 15 दिनों से यही तो सुन रहा हूँ और मैं ये भी जान रहा हूँ कि उन सब के आ जाने के बाद आप तो मुझे बिल्कुल ही भूल जाएंगी। नरेश जी ने बड़े ही प्यार से नीना जी के सवाल का जवाब दिया। नीना जी ने भी उनकी बात और चुहल को समझते हुए उसी अंदाज में कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं। जब वे लोग आ जाएंगे तो हम तो बड़े कीमती हो जाएंगे। मेरा पौधा और नातिन जो आ गए तो हमारे पास किसी और के लिए समय नहीं रहेगा। सो बात जो करनी हो पहले ही कर लीजिए हमसे। पति पत्नी की इस मीठी नोक झोंक का मजा जानकी बड़े मजे से ले रही थी। वह उन दोनों के लिए चाय बनाकर रखते हुए बोली, सच माँ जी, बच्चों के आने से घर कितना गुलजार हो जाता है। मैं तो कहती हूँ कि इस बार आप लोग भैया भाभी के साथ चले जाना। आखिर यहाँ पर रखा ही क्या है जो आप लोग दोनों अकेले रह रहे हो। वहां मुन्ना और गुड्डी के साथ आप दोनों का मन भी लग जाएगा। अब बुढ़ापे में बेटा बहू पोता पोती के साथ ही तो इंसान खुश रहता है। आखिर लोग बेटा पैदा क्यों करते हैं। जानकी के ऐसा कहते ही एकदम से नरेश जी और नीना जी का चेहरा बुझ गया। थोड़ी देर पहले जो दोनों खिलखिलाकर हंस रहे थे उस चेहरे पर एक मायूसी सी छा गई। फिर से जानकी ने आज उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। चाहे वे अपने बेटा बहू और पोता पोती पर कितना भी प्यार लुटाएं, लेकिन उनकी दुनिया में दोनों फिट नहीं होते थे। यह बात उनके बेटा और बहू उन्हें कई बार एहसास करा चुके थे। नरेश जी के सेवानिवृत्ति को लगभग 7 साल हो चुके थे और तब से दोनों पति पत्नी भिवाड़ी में अकेले रह रहे थे। उनका इकलौता बेटा कबीर अपनी पत्नी रोमा और बच्चों के साथ बेंगलुरु में नौकरी करता था और साल में एक बार दिवाली पर ही घर आता था। उनकी बेटी काव्या रोपड़ में बिहाई गई थी और तब जब आकर उनसे मिल लेती थी। अब तक नरेश जी और नीना जी एक बार ही बेटी के पास गए थे। वहां उन्हें बहू का व्यवहार उतना अच्छा नहीं मिला और साथ ही उन्हें समझ नहीं आता था कि वहां रहकर करना क्या है, क्योंकि बेटा और बहू दोनों काम पर निकल जाते थे और बच्चों को क्रेच में छोड़ जाते थे। अब तो दोनों बच्चे स्कूल भी जाने लगे थे, सो अगर दोनों वहां जाते भी तो और भी बोर हो जाते। घर में बहू ने जो फुल टाइम मेड लगा रखी थी उसने सारा काम संभाल रखा था। बेटा बहू ने सारी व्यवस्था ऐसी कर रखी थी कि बाहर वाले किसी की भी जरूरत ही नहीं थी। इसलिए नरेश जी नीना जी को ऐसा लगता था कि वे बाहर से आए मेहमान हैं। उनके लायक तो उस घर में कोई काम ही नहीं है और ना ही कोई जगह है। इसलिए वे दोनों वहां जाने से कतराते थे। हाँ, साल में एक बार जब अपने बेटे बेटा बहू पोता पोती को अपनी आंखों से देख लेते थे तो उनकी आंखें जुट जाती थी। यही एक सुख था और इन्हीं कुछ दिनों के लिए वे पूरे साल इंतजार करते रहते थे। सबके आने से घर गुलजार हो जाता था और सबके चेहरे भी खुशी से चमक जाते थे। यही खुशी उन दोनों के लिए काफी थी कि साल में कम से कम एक बार पूरा घर और दिल दोनों रोशन हो जाते थे। अक्सर नरेश जी और नीना जी सोचते कि अभी तो उम्र हयात पे चलते हैं, जब उम्र ज्यादा हो जाएगी और उन्हें किसी के सहारे की जरूरत होगी क्या करेंगे तब वो। बेटा और बहू उनका साथ देंगे, क्या उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। बढ़ती उम्र का डर उन्हें बहुत डराता था और वर्तमान स्थिति ऐसी थी कि बेटा और बहू ने यह कई बार दिखा दिया था कि वे दोनों व्यस्त हैं, इसलिए बार बार आ नहीं सकते और उनके घर में उनके लिए जगह तो है पर दिल में जगह नहीं। क्या सोचने लगी माँ जी। जानकी की आवाज से नीना जी की तंद्रा टूटी। वे अपने ख्यालों से बाहर आई और अपनी उदासी दूर करते हुए जानकी से कहा कि अच्छा चलो, बहुत हो गई बातें,
अब जल्दी जल्दी घर का काम करते हैं, काफी देर हो गई है, 2 दिन बचे हैं बच्चों के आने में और अभी इतना काम है। मुझे काजू कतली भी बनानी है और थोड़ी सी मीठी नमकीन और मट्ठी भी बनाकर रखनी है, बच्चों को बहुत पसंद है। ये कहकर नीना जी और जानकी जी नाश्ते के बर्तन उठाकर किचन में चली गई। नरेश जी भी अपनी सोचों से बाहर आ गए थे। वह नाश्ता करके अखबार पढ़ने बैठ गए। नीना जी और जानकी किचन में आकर अपना काम निपटाने में लग गई। शाम तक नीना जी ने जानकी को अपने साथ लगाकर काफी कुछ बनाकर रख लिया था। घर की साफ सफाई तो नीना जी ने पहले ही करवा ली थी। अब बस थोड़ा सा मार्केट से फल फ्रूट लाकर रखने थे। वह भी नरेश जी ने बच्चों के आने से पहले ही सब लाकर रख दिए। नीना जी और नरेश जी का इंतजार खत्म हुआ। बेटा बहू, बेटी दामाद और बच्चे घर आ गए थे। दोनों पति पत्नी अपने बच्चों के आने से बहुत खुश थे। अब की दिवाली में जब बेटा बहू आए, उस वक्त जानकी ने उनकी बहुत सेवा की और जानकी का छोटा बेटा और बेटी भी दौड़ दौड़ कर सब काम कर रहे थे। जानकी के पति का देहांत हो चुका था और वह दूसरों के घरों में काम करके दोनों बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। दिवाली की सुबह जानकी ने जब कुछ ज्यादा पैसे मांगे, तब बहू ने कस के झुड़क दिया और नीना जी से कहा, मम्मी जी, इन लोगों को सर पर मत चढ़ाइए। इनकी आदत है ज्यादा पैसे ले लेंगे और काम पर नहीं आएंगे। जरूर इसे कहीं और काम मिल गया होगा, इसलिए ज्यादा पैसे लेकर भागना चाहती है। बहू की बात सुनकर नीना जी कुछ कहती, उसके पहले ही जानकी रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, नहीं नहीं मालकिन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी खोली वाले भाड़ा बनाकर खोली से निकालने को कह रहे हैं और हमें बड़ी मुश्किल हो रही है। कोई अच्छा घर नहीं मिल रहा है। मेरी बेटी मुनिया 13 साल की होने चली है। आस पास के लोग अच्छे नहीं है और सार्वजनिक शौचालय होने की वजह से उसे जब भी रात बिरात के लिए शौच के लिए जाना पड़ता है, तब एक तरह से डर सा बना रहता है। इसलिए मैं कोई अच्छी खोली देख रही हूँ, पर उनका भाड़ा ज्यादा है। अगर मिल जाता तो अच्छा था, इसलिए मैंने आपसे ज्यादा पैसे मांगे थे। बाकी मेरी नियत में कोई खोट नहीं है। एक पल को नीना जी को लगा कि वे कितनी अमानवीय हो गई थी कि अपने ही घर में काम करने वाली जानकी के प्रति उनके मन में ना तो सहानुभूति थी और ना ही वे उसकी स्थिति समझने की कोशिश कर रही थी। उल्टा बहू की बात में आकर कहीं वे उसे काम से निकाल देती तो उनसे कितनी बड़ी गलती हो जाती। आज दिवाली के दिन वे किसी को बेघर करने के पाप से खुद को नहीं बचा पाती। नीना जी ने कुछ देर सोचा और अंदर कमरे में जाकर नरेश जी से बात की कि देखिए जानकी, अगर खोली बदलती है या बेघर हो जाती है या कहीं दूर खोली ले लेती है तो हमारे घर काम करने नहीं आ पाएगी। हमारे ऊपर के 2 कमरे तो खाली ही रहते हैं, उनमें से अगर एक कमरा हम जानकी को दे दें तो हमारी मदद भी हो जाएगी और उसको भी एक घर मिल जाएगा, छत मिल जाएगी। वैसे तो नरेश जी शांत प्रवृत्ति के थे और नीना जी के निर्णय में अक्सर हस्तक्षेप नहीं करते थे। आज भी वे नीना जी के निर्णय से सहमत थे। सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि वे तुम देख लो कि जानकी का स्वभाव कैसा है, उसका आईडी कॉपी वगैरह भी रख लो और सोच समझकर अगर तुम्हें सही लगता है तो उसे अब ऊपर का कमरा देने में कोई हर्ज नहीं है। सच्ची, आपने इजाजत दे दी तो बहुत अच्छा किया। मैं भी ऐसा ही सोच रही थी। आप बहुत अच्छे हैं। इस उम्र में अपनी प्रशंसा सुनकर नरेश जी खुश हो गए। अमूमन तौर पर इस उम्र तक आते आते पति पत्नी एक दूसरे की प्रशंसा कहाँ करते हैं और या तो शिकायतों का पिटारा लेकर बैठ जाते हैं या फिर बीमारी का रोना लेकर। पर ये दोनों पति पत्नी जीवन के हर क्षण को खुशी से जीने में विश्वास करते थे। नीना जी की बात सुनकर नरेश जी भी खिल उठे थे। पत्नी ने उनकी तारीफ की थी और साथ में पत्नी एक बेसहारा बेघर को घर देने जा रही थी, इसलिए वे नीना जी के स्वभाव से भी बहुत प्रभावित हुए और बोले, नीना, मुझे तुम पर गर्व है कि तुम दूसरों के लिए भी इतना सोचती हो। नीना जी भावुक होकर बोली, आपसे ही तो सीखा है जी। इतना कहकर नीना जी खुशी खुशी जानकी को ये खबर सुनाने चली गई। जाहिर सी बात है, उनके बेटा और बहू को ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्हें वैसे भी जानकी पसंद नहीं थी और अपने घर का हिस्सा वे किसी सहायिका को नहीं देना चाहते थे। लेकिन नीना जी के पास अपना तर्क था। तुम दोनों साल में सिर्फ एक बार आते हो, पूरे साल ये कमरे खाली ही तो रहते हैं, पूरा घर सूना ही तो पड़ा रहता है। कभी कभी बेटी आती है तो घर भर जाता है, तो उसका कमरा तो खाली रहेगा ही। तुम लोग नीचे रहते हो तो ऊपर के कमरे में मैंने किराएदार नहीं लगाए। अब कमरे में जानकी रह लिया करेगी, उससे हम दोनों का
बुढ़ापे में सहारा भी हो जाएगा, उसको भी घर मिल जाएगा। दोनों स्तब्ध हो गए थे। इस बात को वह स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये बात तो सच है कि वे दोनों यहाँ आकर नहीं रह सकते थे, मगर किसी भी एरे गैरे को घर में जगह देने से वे अचंभित थे। घर बेचकर अम्मा बाबूजी को भी अपने पास नहीं रख सकते थे। तो मौजूदा हालात में नीना जी ने जो निर्णय लिया था वह बिल्कुल सही था। फिर भी वे दोनों माँ की बात से सहमत नहीं थे। नीना जी ने उनकी परवाह ना करते हुए जानकी को घर आकर रहने के लिए मंजूरी दे दी। जानकी अगले ही दिन अपना सामान लेकर और दोनों बच्चों को लेकर ऊपर के कमरे में आकर रहने लगी थी। और अब सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि मुनिया उम्र के इस दौर में जब वह बड़ी हो रही थी, तो किशोरावस्था में उसे लोगों के फिक्रों और फब्तियों और बुरी नजरों का सामना नहीं करना पड़ रहा था। अब वह नीना जी के घर में सुरक्षित वातावरण में आ गई थी और वह शांति से पढ़ भी पा रही थी। कभी कभी नीना जी भी दोनों बच्चों से बतिया लेती और उन्हें पढ़ा लिया करती थी। नीना जी का समय अब अच्छा बीतने लगा था। बच्चों में उनका ध्यान बटा रहने लगा था और नन्हा छोटू भी दौड़ दौड़ कर कुछ सामान बाजार से ला देता और कभी कभी नरेश जी का सिर भी दबा देता। नरेश जी भी नन्हे छोटू के साथ बातें करने लग जाते थे। वह उन्हें बहुत हंसी दिलाता, उन्हें तरह तरह की आवाज निकाल कर दिखाता, जिससे नीना जी और नरेश जी खिलखिलाकर हंसते थे। स्टेटस के अंतर को भुलाकर सब एक परिवार की तरह रहने लगे थे। सब एक दूसरे के साथ घुल मिल गए थे। उन्हें बुढ़ापे में एक सहारा मिल गया था। नरेश जी और नीना जी को बुढ़ापे में अब बच्चों की कमी महसूस नहीं होती थी और जानकी वे बच्चों को सर पर छत के अलावा एक परिवार और बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिल गया था, जो उनके अंदर नई ऊर्जा का संचार करता था। भले ही दोनों में कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन इंसानियत के रिश्ते ने दोनों के दिल में रोशनी जला दी थी। इस दिवाली पर सबके दिल मिल गए थे, केवल उनके बेटा बहू इस बात पर बहुत नाराज थे। उन्होंने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। इस बात को लेकर काफी कहासुनी हुई, लेकिन नरेश जी और नीना जी ने उन्हें साफ साफ बोल दिया कि घर हमारा है, तुम तो यहाँ आकर झांकते तक नहीं, और हम वहाँ जाते हैं तो तुम्हारे पास समय नहीं। ये घर हमारा है, हम फैसला करेंगे इसमें किसे रखना है किसे नहीं। लेकिन आप लोग समझते क्यों नहीं हो कि आज के समय में किसी पर विश्वास करना अपने आप को धोखा देने के समान है। बेटा बहू ने ऊंचे स्वर में कहा तो नरेश जी कहने लगे कि बेटा, विश्वास की बात तो तुम ना ही करो तो अच्छा है। हमें भी तुम पर पूरा विश्वास था कि तुम हमारे बुढ़ापे की लाठी बनोगे, तो क्या तुमने हमारा विश्वास नहीं तोड़ा? तुम बन गए हमारी लाठी, साथ दे दिया तुमने हमारा। हमारे लिए तुम्हारे पास एक पल का भी समय नहीं है। जब अपनी संतान ही विश्वासघात करे तो कोई और कर ले, तो उसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं। नीना जी ने भी अपनी पति की बातों में बातें मिलाते हुए कहा, बेटा, तुम्हें हमारी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं, हम खुद देख लेंगे क्या अच्छा है क्या बुरा है। तुम लोग तो दिवाली पर एक दो दिन के लिए आए हो, फिर चले जाओगे, मुड़कर देखोगे भी नहीं हम किस हाल में हैं किस में नहीं। तो अब हमारी चिंता क्यों मान रहे हो तुम लोग? अब बेटा बहू की बोलती बंद हो चुकी थी। अब वे सर झुकाए सारी बातें सुनते जा रहे थे, क्योंकि उनकी गलती थी और उन्हें एहसास हो रहा था कि माँ पिताजी सही कह रहे हैं, किंतु मुंह से कोई शब्द नहीं फूट रहे थे। फिर कुछ देर सोचने के बाद दोनों बेटा बहू माँ पिताजी से माफी मांगने लगे और कहने लगे, हमारी मजबूरी है माँ पापा जी, हम अपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ताकि आगे चलकर ये आपका और हमारा नाम रोशन करें। हमने भी तो तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर के लिए मेहनत की। जिस मुकाम पर आज तुम हो, हमारी मेहनत का फल ही है। लेकिन हमने कभी अपने माँ बाप को अनदेखा नहीं किया, अपने माँ बाप और बच्चों दोनों को समय दिया। नरेश जी और नीना जी बोले जा रहे थे, जिनकी हर एक बात 100% खरी थी। उनकी बेटी और दामाद भी सब नजारा देख रहे थे, सब सुन रहे थे। उनकी बेटी और दामाद भी अपने माता पिता की बात का सम्मान करते थे। उन्होंने भी उन दोनों को बोला कि माँ पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और जानकी देवी तो समझदार महिला है। जब माँ पिताजी अकेले रहते हैं तो हर्जी क्या है जानकी जी को यहाँ रखने का। सबकी बातें सुनकर वे दोनों चुप हो गए और माता पिता की बात से सहमत हो अगले दिन चले गए। बेटी दामाद भी अपने घर चले गए। अब फिर से उस घर में अकेले रह गए नरेश जी और नीना जी। लेकिन अब उस घर में उनका साथ देने वाला एक परिवार था, जानकी जी का परिवार।
नीना जी की उम्र भी बुढ़ापे की ओर अग्रसर थी और इस बुढ़ापे में उन्होंने उन माँ बेटी को बेघर होने से बचा लिया था। किसी बेसहारा को सहारा देकर उन्होंने बहुत पुण्य का काम किया और जैसा उनका बेटा बहू सोचते थे वैसा बिल्कुल नहीं था। जानकी जी बड़ी वफादार महिला थी। उन्होंने नीना जी और नरेश जी के उम्र के इस पड़ाव पर बहुत साथ दिया जितना कि अपने खुद की बेटी भी ना दे पाई। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती थी। अब हर दिवाली ऐसी रोशन दिवाली होती थी कि मन भी खुश हो जाता था और घर और मन भी आनंद से भरा हुआ था। धीरे धीरे बेटा बहू भी जानकी जी के व्यवहार से बहुत अच्छे से परिचित हो चुके थे। अब उन्हें भी जानकी जी के घर में रहने से कोई आपत्ति नहीं थी। दिवाली पर जब भी बेटा बहू घर आते तो जानकी जी का परिवार उनकी सेवा में हर समय हाजिर रहता था। ये देख वे दोनों भी खुश हो जाते थे और खुशी इस बात की भी थी कि उनके माता पिता को बुढ़ापे में अच्छा सहारा मिल चुका था। कुछ अच्छा करने की संतुष्टि थी तो आगे भविष्य के लिए रोशनी भी दिखाई दे रही थी। अब बेटा और बहू, बेटी और दामाद और जानकी देवी का परिवार सब नीना जी और नरेश जी के साथ खड़ा था। माता पिता के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती थी। वे एक साथ इतने बड़े परिवार को देख गदगद हो उठते और भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करते और उन सभी बेसहारा माता पिता के लिए दुआ करते जो बुढ़ापे में अकेलेपन का दुख झेल रहे हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।